हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनवीटेक में। आइए बच्चों, हम लोग चलते हैं मैकेनिक्स में जो हम लोग पढ़ रहे थे फ्रिक्शन, उसकी अगली टॉपिक की तरफ। इससे पहले हम लोगों ने क्या जान लिया था कि मैकेनिक्स क्या, फ्रिक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे फ्रिक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है, इंक्लाइंड प्लेन पे क्या प्रभाव पड़ता है। और इंक्लाइंड प्लेन पर हम लोगों ने देख लिया था कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको स्लिप होने से बचाने के लिए कितना मिनिमम फोर्स की ज़रूरत होती है। और अगली इसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमें देखना है कि किसी ऑब्जेक्ट को जस्ट खींचने, पुल करने के लिए कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उसी को अब इस टॉपिक के अंतर्गत देखा गया है। देखिए, मैंने इसको लिख रखा है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा एक्सप्लेन करने में। और अभी तक जिन बच्चों ने मुझे क्या किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक तथा शेयर करना न भूलें। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली टॉपिक की तरफ। और इसमें देखते हैं कि क्या होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट है किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, और उसको ठीक उसी प्लेन के जस्ट ऊपर की ओर खींचने के लिए कितना बल लगेगा। तो उसी मिनिमम फोर्स को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब वह फोर्स कितना होगा, आइए देखते हैं। तो मैंने देखिए बच्चों यहाँ फिगर लगा रखा है। इससे पहले जो वीडियो में जो फिगर था सेम वही फिगर है, और सारे बल भी वही हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम और सब कुछ वही है, लेकिन बस वहाँ क्या था कि जस्ट इसको नीचे जाने से रोकने के लिए हमें क्या करना था, नीचे न जाए तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा था, ऊपर की तरफ। इसमें क्या हो रहा है, हम ऊपर की तरफ खींचेंगे, क्या करेंगे, खींचना है। तो खींचना है तो गति किधर हो रही है, ऊपर की तरफ ना। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक विपरीत दिशा में। बस यही बेसिक अंतर है। तो देखिए, यही एक ऑब्जेक्ट है जो कि हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड किसी प्लेन के ऊपर रखा गया है। यह ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा, ठीक क्या होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। इसकी दो प्रतिक्रिया होंगी। देखिए, एंगल है तो अल्फा है, तो अभी क्या होगा, अल्फा होगा। ज्योमेट्री पढ़े हैं ना बेटा, तो ज्योमेट्रिकल निकालिए। तो देखिए, इसके बाद इसका होगा, तो इस अल्फा पर इसका क्या, कितने घटक आएंगे। देखिए, दो घटक आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल, एक यानी कि एक हॉरिजॉन्टल, एक परपेंडिकुलर। तो दो लंब घटक आएंगे, एक डब्लू कास अल्फा, एक डब्लू साइन अल्फा। जो अल्फा से सटा होगा वह कास, और जो अल्फा से दूर होगा वह साइन। इसके बाद एक फोर्स इस पर लग रहा है, क्या, पी। अब इसी का हमने क्या बनाया, यहाँ पर एक फ्री बॉडी डायग्राम बना रखा है। फ्री बॉडी डायग्राम में आइए देखते हैं बच्चों। तो देखिए क्या है, यह ऑब्जेक्ट था आपका, यह ऑब्जेक्ट था, इस पर एक फोर्स डब्लू कार्य कर रहा था, इसका वेट नीचे की तरफ। इसका एक घटक क्या था, डब्लू कास अल्फा, एक इधर डब्लू साइन अल्फा। पी इधर किसी एंगल फाई पर लग रहा था, इसे क्या करना था, खींचना था। तो फाई पे था, तो इसका भी दो घटक आएगा, पी कास फाई और पी साइन फाई। अभिलंब प्रतिक्रिया हमेशा क्या लगती है, तल के लंबवत लगती है। तो तल के लंबवत मैंने यहाँ पर दिखा दिया इसको। इसके बाद देखिए बेटा, अभी क्या करना है, ऊपर की तरफ खींचना है ना। गति किधर देनी है, ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ठीक विपरीत, ठीक विपरीत। तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्रिक्शन लग गया। तो अब इन्हीं का क्या करना है हमें, इन्हीं सब की मदद से हमें क्या करना है, इस फोर्स को फाइंड करना है। तो देखिए, मैंने बताया इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्यावस्था की अवस्था में, यानी कि उसकी जो गति हो रही है, गति लानी है वह रहे, लेकिन वह ऑब्जेक्ट गिरे ना, अपनी साम्यावस्था को बनाए रहे। तो इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम मैंने बताया था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे कौन सी इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, डायनामिक इक्विलिब्रियम होनी चाहिए ना। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में भी और स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में भी जो भी लगने वाले फोर्सेस हैं, उनका अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक सम शून्य होना चाहिए। देखिए, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन एफ वाई एंड समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो मैंने पहला माना, क्या मान लेते हैं कि सबसे पहले हम किसको निकालते हैं, समेशन एफ वाई बराबर 0 को निकालते हैं। इसमें मैंने मान लिया कि जितने ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस हैं वो पॉजिटिव, और जो नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस हैं वो निगेटिव। तो देखिए, आर क्या है, ऊपर की तरफ लग रहा है ना, तल के लंबवत ऊपर की तरफ लग रहा है, तो पॉजिटिव। पी कास फाई, पी साइन फाई, ये भी पॉजिटिव। माइनस क्या, डब्लू कास अल्फा बराबर 0। यहाँ से आर का मान क्या निकल जाएगा, डब्लू कास अल्फा माइनस पी साइन फाई इक्वल टू 1। इतना पा लिया ना बच्चों, इतने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन 1 मान लिया। इसके बाद देखिए बेटा, हम लोग बढ़ते हैं नंबर 2 केस की तरफ।
नंबर 2 केस में मैंने क्या बोला कि अब क्या करना है, एफ वाई तो निकाल लिया, अब क्या बचा, समेसन एफ एक्स बराबर 0 निकालिए। तो देखिए समेसन एफ एक्स बराबर 0 मानने के लिए मैंने मान लिया कि इधर जो बल लग रहे हैं, इधर नीचे की तरफ जो बल लग रहे हैं वो पॉजिटिव, और जो ऊपर की तरफ लग रहे हैं इधर की तरफ वो निगेटिव। क्या, निगेटिव। तो देखिए नीचे की तरफ कौन कौन लग रहा है, डब्लू साइन अल्फा और फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पर लिख लिया डब्लू साइन अल्फा प्लस फ्रिक्शन फोर्स माइनस ऊपर की तरफ कौन लग रहा है, पी कास फाई इजकल टू 0। तो यहाँ पर देखिए डब्लू साइन अल्फा एफ बराबर क्या होता है, म्यू इंटू आर, आपको बताया गया है ना, एफ बराबर क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या होता है, म्यू इंटू आर, या एफ अपॉन आर इजकल टू क्या होता है, म्यू ना, यही होता है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, बराबर म्यू इंटू आर, यहाँ रख दिया माइनस पी कास फाई इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 1 से जो आर का मान है इक्वेशन 2 में रख दीजिए हर बार की तरह। अब आर का मान आप रखेंगे तो देखिए डब्लू साइन अल्फा प्लस म्यू डब्लू कास अल्फा माइनस पी साइन फाई, इतना होगा एक ब्रैकेट में माइनस पी कास फाई। अब ब्रैकेट को खोलिए तो क्या होगा, जब आप ब्रैकेट है ना, देखिए बेटा यही ब्रैकेट है ना आपका, इसी ब्रैकेट को क्या करेंगे, खोलेंगे। जब खोलेंगे तो देखिए म्यू डब्लू कास अल्फा इंटू म्यू पी साइन फाई, ये हो जाएगा माइनस पी कास अल्फा पी कास फाई इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ भी डब्लू है, देखिए यहाँ भी डब्लू है, यहाँ भी डब्लू है, यहाँ पी है, यहाँ पी है। तो यहाँ से डब्लू हमें क्या कर लेना है, कॉमन कर लिया। कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, साइन अल्फा प्लस म्यू कास अल्फा, ये बचेगा ना। ब्रैकेट को बंद कर लिया, माइनस पी कॉमन कर लीजिए, यहाँ से माइनस पी कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, म्यू साइन फाई प्लस कास फाई इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा पी को अगर हम उधर लेके जाएं, पी को क्या करें, इधर लेके जाएं तो क्या बचेगा, देखिए तो इधर बच जाएगा डब्लू साइन अल्फा प्लस म्यू कास अल्फा, यही बचेगा ना, बराबर क्या हो जाएगा, पी म्यू साइन फाई प्लस कास फाई, यही तो बच रहा है ना बच्चा, हाँ यही बचेगा ना। तो देखिए यहाँ से p बराबर अगर निकालेंगे तो ये जो टोटल वैल्यू कहाँ आ जाएगी, इसके नीचे आ जाएगी। तो इसी बात को मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख रखा है। तो p बराबर क्या, डब्लू साइन अल्फा प्लस साइन, देखिए अब जो म्यू का मान है, म्यू का मान आपको पता है ना, म्यू क्या किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन कोण के, टेन थीटा के बराबर होता है, सॉरी टेन थीटा के, या टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपान कास थीटा लिख सकते हैं ना। तो चलिए कास थीटा हो गया बेटा। तो देखिए इसी वैल्यू को यहाँ पर क्या किया गया है कि रख लिया गया, मैंने क्या किया, म्यू के मान को यहाँ पे रख दिया। तो देखिए यह मिल गया साइन अल्फा प्लस साइन थीटा अपान कास थीटा इंटू कास अल्फा, और नीचे क्या मिलेगा, देखिए म्यू यहाँ था तो कास साइन थीटा अपान कास थीटा इंटू साइन फाई प्लस कास फाई, ये मिल गया। अब देखिए इसका मल्टीपल करेंगे तो यह चला जाएगा इनके साथ इधर जाएगा, और ये जाएगा इनके साथ मल्टीपल हो जाएगा, होल के बटे में कास फाई, कास थीटा बचेगा, देखिए नीचे और ऊपर, तो कास थीटा से कास थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, डब्लू साइन अल्फा प्लस कास थीटा प्लस साइन थीटा कास अल्फा, और नीचे क्या बचा, कास थीटा कास फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। तो देखिए ऊपर क्या बचा, फार्मूला बचा साइन ए प्लस बी के रूप का, तो यह क्या हो जाएगा, डब्लू साइन अल्फा प्लस थीटा, और नीचे देखिए लिख सकते हैं कास फाई कास थीटा साइन थीटा, इतना हो गया तो क्या मिलेगा, कास फाई माइनस थीटा, कास फाई माइनस थीटा का फॉर्मूला मिल गया। तो यदि देखिए बच्चों, यदि क्या हो कि अगर कास फाई माइनस थीटा बराबर हमारा क्या हो जाए, 1 हो जाए, क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो जो है फोर्स होगा या मिनिमम होगा, क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि जो कास फाई का मैक्सिमम मान होता है ना वो कितना होता है, 1 होता है। कास में जो थीटा का वैल्यू, कास थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो 1 हो सकती है, तो मैक्सिमम देखिए जब मैक्सिमम होगा तो यह क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम होगा ना, यानी कि जब मैक्सिमम होगा तो यह मिनिमम होगा।
तो यह मिनिमम होगा, तो इसी मिनिमम फोर्स को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमने क्या कर दिया, मैक्सिमम रख दिया, cos फाई माइनस थीटा बराबर 1, यह मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो देन P इक्वल टू क्या होगा, P मिनिमम, तो P मिनिमम बराबर क्या मिलेगा, साइन अल्फा प्लस थीटा। तो अब पता चला कि खींचने के लिए किसी इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको ऊपर की तरफ जस्ट खींचने के लिए कितना फोर्स की ज़रूरत होगी, ये पता चल गया बेटा ना। चलिए इतना कर लीजिए, इतना का अपने अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। चलिए आगे उसके बाद पढ़ाई कंटिन्यू किया जाएगा। चलिए बच्चों, हम लोगों ने देख लिया क्या होता है फ्रिक्शन इंक्लाइंड प्लेन पर जस्ट पुल करने के लिए, वो देख लिया। अगला टॉपिक है इसमें बच्चों क्या, कि बेल्ट फ्रिक्शन। बेल्ट फ्रिक्शन मतलब पुल्ली एंड बेल्ट देखा है ना आप लोगों ने बेटा, पुल्ली एंड बेल्ट देखा है ना। या फिर ऐसे देखा होगा ना कि कुएं से जब पानी खींचने के लिए एक बनाया जाता था, जिसके ऊपर क्या रहती है, एक पुली रहती थी, एक क्या लोहे का रॉड होता था, उसमें एक पुली लगी होती थी, उसके ऊपर रस्सी लपेट कर हम लोग क्या करते थे, नीचे से पानी ऊपर की तरफ खींचते थे। तो सेम कंडीशन। या कुएं में देखिए, कुएं में बेल्ट एंड पुली सिस्टम होता है ड्राइव कराने के लिए। तो क्या होता है, जहाँ ट्यूबवेल लगे होते हैं तो एक एक क्या होता है, एक मोटर से जुड़ी हुई पुली होती है, एक नीचे जाके जहाँ पे जिसे आप लोग क्या कहते हैं, गैलन डोरी कहते हैं ना, वहाँ पे जाके लगा होता है। तो वो दोनों आपस में जुड़ा होता है, वहाँ से वहीं पर एक पुली होती है, उन दोनों क्या करता है, मोटर क्या करता है, उसको ड्राइव करवाता है तो पंप से पानी बाहर आता है, ठीक है। तो वही सिस्टम समझिए, जैसे कुएं का पानी, अभी सिंपल समझिए, कुएं से पानी खींचना है, तो वही सिस्टम मैंने बनाया कि बेल्ट फ्रिक्शन क्या होता है। तो बेल्ट की जगह यहाँ पर रोप फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, रोप फ्रिक्शन, रस्सी फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं, बेल्ट फ्रिक्शन दोनों लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको देखिए बेटा, मैंने मान लिया कि यही है हमारी पुल्ली, ये है ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है दोनों, ये क्या कर रहा है, ये वाली इधर वाली रस्सी का कहाँ जा रही है, मान लीजिए इधर वाली रस्सी जा रही है कुएं में, इसमें बाल्टी लगी हुई है, तो इसमें भी तनाव होगा, उस तनाव को मैंने मान लिया T2, और अभी जा रही है, फिर पानी को हमें क्या करना है, खींचना है। तो मान लीजिए हर बाहर आदमी पकड़ के इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, बाहर आदमी इसको क्या कर रहा है, पकड़ के खींच रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, खींच रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है कि जो इसमें तनाव T2 है, क्या होगा, तनाव T1 से कम होगा, तभी तो खींच रहा है ना, खींच पा रहा है ना। अगर यह तनाव ज़्यादा हो जाता, इधर का तनाव कम हो जाता, तो खींच पाता, नहीं खींच पाता ना। एक 20 लीटर की बाल्टी पानी में डुबा दीजिए और एक 5 साल से बच्चे से कहिए कि उसको खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। लेकिन अगर बड़ा आदमी रहेगा तो उसको खींच लेगा, कारण कि इधर का जो तनाव है, छोटे बच्चे के जो तनाव द्वारा डेवलप किया जा रहा है टेंशन, उससे ज़्यादा है, तो खींच नहीं पा रहा है। तो खींचने के लिए क्या करना होगा, T1 ग्रेटर देन T2 रखना होगा, यानी कि इधर मोटा भारी भरकम आदमी चाहिए पानी खींचने के लिए, तो पानी खींच देगा। तो यानी मान लिया मैंने कि इधर T1 क्या है, T2 से ज़्यादा है। अब देखिए बेटा, जो T1/T2 का रेशियो होता है ना, ये होता है बाइनोमियल E के पावर म्यू थीटा के, E के पावर म्यू थीटा के। तो अगर म्यू 0 हो जाए, म्यू क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, या फ्रिक्शन एक तरह से आप लोग कहते हैं क्या, फ्रिक्शन है। तो ये फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। तो म्यू अगर 0 हो जाए, अच्छा थीटा क्या है, थीटा है बेटा छादन कोण है, एंगल ऑफ, इसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ लैप, यानी कितनी दूर तक लपटा हुआ है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक या लपटा हुआ है, तो इनके द्वारा जो टेंजेंट खींचा मैंने, तो यहाँ से यहाँ तक जो केंद्र पर बना कोण होता है इन दोनों बेल्ट के दोनों साइड द्वारा, उसी को क्या कहते हैं, छादन कोण या एंगल ऑफ लैप कहते हैं, ठीक है। तो मान लिया मैंने कि अभी कि पुली क्या है, फ्रिक्शन लेस है, सॉरी बेटा लाइट चली गई, तो फ्रिक्शन लेस है, तो फ्रिक्शन लेस है पूरी तरह। तो फ्रिक्शन लेस है तो क्या होगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 होगा, तो E बराबर T1/T2 E पावर 0 इंटू थीटा, E के पावर क्या आएगा 0, और किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब क्या होता है, मान 1 होता है। तो T1/T2 बराबर 1 हो गया, तो T1 बराबर T2, या T1 - T2 0, या इसी को कहते हैं नेट ड्राइविंग टेंशन, इसी को क्या कहते हैं, नेट ड्राइविंग टेंशन। तो नेट ड्राइविंग टेंशन क्या होगा, T1 - T2 होगा। अब देखिए नेट ड्राइविंग टेंशन T1 - T2 होने का मतलब क्या है,
कि फ्रिक्शन जीरो होगा। अगर नेट ड्राइविंग टेंशन जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन जीरो होगा। लेकिन अगर ये जीरो नहीं है तो देखिए, तो नेट ड्राइविंग टॉर्क और मोमेंट ड्राइव द पुली, पुली को घुमाने के लिए कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, या कितना मूवमेंट जनरेट करवाना पड़ेगा। यानी पानी खींचना है तो कितना टॉर्क जनरेट होगा, कितना मूवमेंट लगाना पड़ेगा। तो उसी को मैंने लिख दिया कि म्यू नेट। अब टाउ नेट बराबर क्या होगा, टेंशन नेट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने इसकी पुल्ली की रेडियस होगी, पुल्ली की क्या होगी, रेडियस होगी। तो टी नेट इंटू आर, T1 माइनस T2 इंटू आर। भाई नेट ड्राइविंग टेंशन क्या है आपका, T1 माइनस T2 है, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू आर। तो देखिए पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव, उसको चलाने के लिए पावर कितना चाहिए, तो पावर चाहिए 2 पाई NT अपॉन 60, 2 पाई NT अपॉन 60। एन क्या है, आरपीएम किसका, पुली का। एन क्या है, आरपीएम किसका, पुली का। तो यह इसमें है रोटेशन, आप रोटेशन पर मिनट बोलते हैं, आरपीएम क्या बोलते हैं, रोटेशन पर मिनट। अगर यहाँ से एन अपॉन 60 है तो यह क्या है, सेकेंड मिनट में। लेकिन यहाँ पूरी वैल्यू को अगर गायब करें, 60 यहाँ से गायब करें तो यह हो जाएगा स्मॉल एन आरपीएस है। बात वही है, पुली का रोटेशन ही है, लेकिन किस में, रोटेशन पर सेकंड, 1 सेकंड में पुली कितने चक्कर घूम रही है। तो उसके बाद 2 पाई एन को ओमेगा भी बोलते हैं, 2 पाई एन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। तो P बराबर ओमेगा इंटू टी। तो बच्चों इतना आपका क्या था इस सिलेबस में, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में इतनी ही बातें थी। 1-2 छोटी मोटी बातें हैं, 1-10 मिनट की वीडियो और होगी, उसमें ख़त्म हो जाएगा। यानी कि एक और वीडियो बनेगी और आपका फ्रिक्शन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अभी तक जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें। बच्चों पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम हो ना हो लेकिन ज्ञान जरूरी है, एग्ज़ाम हो ना हो लेकिन ज्ञान क्या हो, ज़रूरी है। और रही बात आगे चल के सरकारी नौकरियों की, तो अगर भविष्य में आपके पास वैकेंसियाँ आती हैं तो उसमें भी यह चीज़ें काम आएंगी। और बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए ये है कि अभी कुछ सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं आए हुए हैं, गाइडलाइन नहीं जब तक आएगी तब तक कन्फ्यूजन है। अगर गाइडलाइन जारी हो जाती है कि नहीं एग्ज़ाम नहीं कराए जाएंगे, बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, तो भी हो जाएगा। चलिए ठीक है बेटा, अभी तक जो पढ़ा इसको पढ़ते रहिए, काम आएगा। थैंक यू बेटा।